हाँ, कैलोरीमेट्री। चलो पहले एक छोटी सी बात है, एक थोड़ा थ्योरेटिकल सा सवाल है, ज़रा समझो। हमको ये पता होता है Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T, इसमें हमको कोई समस्या नहीं है। और दूसरा मेरे पास होता है Q इक्वल्स टू ML। दो बातें होती हैं। स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन कहाँ से आएगा? पहले वाले से आएगा ना। स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन पहले वाले से आएगा। अब ज़रा सोच के बताओ, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि कोई ऐसा सब्सटेंस ले रखा है जिसकी स्पेसिफिक हीट इन्फिनाइट है, इसका मतलब क्या समझोगे? मैंने कहा कि हम किसी ऐसे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जिसका स्पेसिफिक हीट इन्फिनाइट है, तो इसको मतलब क्या समझोगे? क्या ऐसा हो रहा है? क्या मैं बताता हूँ। जैसे हम अगर मान लो यहाँ से S निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन उसका मास और इंटू डेल्टा T लिख सकते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा अब ज़रा सोच के देखो, मुझे ऊपर वाले टर्म को इन्फिनाइट करना है तो नीचे वाले टर्म को क्या होना पड़ेगा? जीरो। समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनाइट। अब मास तो अपन जीरो कर ही नहीं सकते, मतलब डेल्टा टी को जीरो होना पड़ेगा। डेल्टा टी जीरो होने का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अच्छा, टेम्परेचर चेंज कब हो सकता है? या तो हीट लिया जाए या हीट दिया जाए, दो केस में। या गर्म करो या ठंडा करो, टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा अगर इस हीट को ये गेन करे तब भी चेंज नहीं होगा, अगर इस हीट को वो लूज़ करे तब भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कभी किसी ऐसे सिचुएशन की बात हो रही है जहाँ हीट गेन हो तो भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा और लूज हो तब भी चेंज नहीं हो रहा। लिख लो, इसको लिख लिया जाए। ये पूछा हुआ सवाल है, बहुत पहले पूछा था, जब मैं तो था आप नहीं थे। हो गया? चलिए अगला सवाल लिखते हैं। ठीक है, बोलूं? थोड़ा सा तेज लिखने की कोशिश करें। चले देखो, अ ड्रिलिंग मशीन है पावर P वॉट। एक ड्रिलिंग मशीन है, देखा होगा आपने, उसका पावर है P वॉट, लिखा रहता है इतने वॉट की मशीन है। फिर कहता है कि इट इज़ यूज टू ड्रिल अ कॉपर ब्लॉक। ये ड्रिलिंग मशीन एक कॉपर ब्लॉक को ड्रिल करने के काम में आ रहा है। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन है, पावर P है, और इस ड्रिलिंग मशीन के हेल्प से किसी कॉपर के ब्लॉक को तुम ड्रिल कर रहे हो। ड्रिल करना माने छेद करना। अब देखना क्या कह रहा है। कह रहा है मास ऑफ ब्लॉक कैपिटल M लेना है। मास ऑफ ब्लॉक कैपिटल M लीजिए, लिखना पड़ेगा, फटाफट लिखो। मास ऑफ ब्लॉक कैपिटल M, स्पेसिफिक हीट S, स्पेसिफिक हीट दे रखा है S जूल। अच्छा बताओ यूनिट क्या होगी? S जूल। जूल बोल दिया तो क्या बोलोगे? S अगर तुमने इसको जूल बोला तो पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये उसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। अब देखो, उसने पहले ही जूल में दे दिया। अब ड्रिलिंग मशीन है, इसको ड्रिल करेंगे। जब इसको ड्रिल करेंगे मतलब ये घूमेगा,
घूमने से क्या होगा? लेकिन हीट तो बाद की बात है, घूमने का मतलब वहाँ एक एनर्जी आएगी, घूमने वाली एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये मन में रखना है कि घूमेंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? हाँ, हाफ mv² तो चलने से काइनेटिक एनर्जी, लेकिन घूमना है तो m का काम I करेगा और v का काम करेगा ओमेगा, v का काम करेगा ओमेगा। ये बात अलग कोने में कहीं लिखते चलना है। अच्छा, मतलब जब बॉडी घूमती है तो मास का काम करता है I, और इस I का नाम है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चैप्टर पढ़ेंगे रोटेशन में, लेकिन अभी नाम यूज में आएगा, यहाँ लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशन में वही काम है जो मास का ट्रांसलेटिव मोशन में काम है। मास के जैसा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और लेकिन ये बड़ा अच्छा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर बॉडी का उसके घूमने के स्टाइल में अलग अलग होता है। जैसे तुमको अगर याद हो, रॉड वाला केस होता है, रॉड वाला, रॉड को एक तो यहाँ से घुमा सकते हो 20 से, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12। याद होना चाहिए, सब चीज़ याद होनी चाहिए। और दूसरा स्टाइल है रॉड को यहाँ से घुमाया जाए, ये पकड़ा जाए, एंड से घुमाया जाए, तब होगा mL²/3। अभी कौन घूम रहा है ये आपको पता चलेगा, कॉपर का ब्लॉक है उसके अकॉर्डिंग बात होगी। अब देखो आगे का लैंग्वेज क्वेश्चन कंटिन्यू करना। फिर कह रहा है कि 40% ऑफ पावर, 40% ऑफ पावर, 40% ऑफ पावर is lost, 40% of power is lost due to heating of machine, due to heating of machine. Find rise in temperature, find rise in temperature of the block in t second, in t second। अब सुना, थोड़ी देर मेरी बात सुनो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी बॉडी का शेप दिया नहीं और अभी काम आसान है। इसके अगला जो सवाल दूंगा उसमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार इसको लिख के छोड़ दो, फिर इस सवाल पे आते हैं। लिख लिया इसको? अब सुनना, अब आ जाओ, सारी बातें भूल के इस सवाल की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आ जाओ। हमको क्या गिवन है? पावर। क्या पावर हीट है? क्या पावर और हीट सेम है? नहीं है। पावर तो हमको छोटे बच्चे में क्या सिखाया गया था? बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं, मतलब पावर का मतलब W/T। इस चैप्टर में क्या लिख सकते हो इसको? ठीक है, तुम्हारी इच्छा एनर्जी/T। तो चलो, इसने कहा कि भाई आप एनर्जी/T भी लिखिए। इस एनर्जी का नाम क्या है? हीट एनर्जी। तो अपन चाहें तो पूरा नाम अगर इसको लिखे तो हीट एनर्जी/T। अब हीट एनर्जी भारी सा लग रहा है तो हीट/T लिख देते हैं, हीट/टाइम। इसका मतलब P को मैं लिख सकता हूँ Q/T, परंतु मुझे तो यूज़ करना है Q = ms∆T, उसमें Q चाहिए, पावर गिवन है, तो Q के बदले में मैं वहाँ PT यूज़ कर सकता हूँ। तो Q = ms∆T के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? मैं लिख के बताता हूँ। देखो, तुमको लिखना था Q = ms और साथ में ∆T। Q नहीं, इसके जगह पे तुम PT लिख सकते हो, PT = ms∆T। सोचो, अगर पावर गिवन हो तो ये फार्मूला ऐसे आ जाता है, पावर गिवन हो तो फार्मूला ऐसे आ जा सकता है। यहाँ से टाइम भी पूछ सकते हैं, कितने टाइम बाद इतना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सारे फार्मूले से रटने नहीं होते, आपको उसको एक बार कनेक्ट करने आना चाहिए। अब समझो, क्वेश्चन ने थोड़ी सी बदमाशी करी है। इसने कहा कि जब आपका मशीन घूम रहा होगा, जब आपका मशीन घूम रहा होगा, उस मशीन में पूरी की पूरी एनर्जी आप यूज नहीं कर पा रहे,
उस मशीन में पूरी की पूरी एनर्जी आप यूज नहीं कर पा रहे, उसमें से मात्र 60% यूज हो रहा है, मात्र 60% यूज हो रहा है, 40% लॉस हो गया। समझ रहे हो क्या? मतलब तुम सिर्फ 60% यूज़ कर पा रहे हो, 40% लॉस हो गया। तो देखना, मेरी बात समझना, देख 100% था, मात्र 60% यूज हुआ है, तो 0.6 यूज हुआ है कि नहीं? तो क्या मैं P रखूं या 0.6 P रखूं? सोचो, पूरा का पूरा P रखता, पूरा का पूरा P मतलब 1 P रखता, कब? जब पूरा यूज होता। नहीं, इसका मात्र 60% मतलब 0.6। तो ये मैं यूज़ करूँगा कि भाई 0.6 PT यूज हो रहा है, 0.6 PT यूज हो रहा है, ख़त्म। बस तुमको क्या चाहिए था? सवाल को समझो। सवाल ने हमसे कहा था कि आप बताइए चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। आइए इसको पकड़ते हैं। मुझे चाहिए था डेल्टा T, तो यहाँ क्या लिखूँगा? PT अपॉन MS, लेकिन P नहीं, 0.6 P। 0.6 मतलब 100 का 60%, 0.6 ही तो है, 1 का 60%, पूरा पावर था उसका 60। तो मेरा आंसर आ गया 0.6 PT अपॉन MS, 0.6 PT अपॉन MS। ये बात बन जाएगी। इसको लिख लेना, एक सवाल और लिखो, इसको लिख लेना, पहले एक सवाल और लिखो। लिखो, a metal sphere of radius r and specific heat S rotated about an axis passing through center at a speed of, समझना मेरी बात को, n रोटेशन पर सेकेंड, n फॉर नारंगी, n रोटेशन पर सेकेंड, it is suddenly stopped, it is suddenly stopped and 50% of its energy, 50% of its energy is used in increasing temperature. Find rise in temperature. सवाल थोड़ा मोटा तगड़ा हो गया है, तंदुरुस्त सा, बहुत शानदार सवाल है, आप इसके ऊपर विचार करिए। 3 से 4 मिनट ले सकते हैं, लेकिन इसको करो। अच्छा सवाल है, करिए। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला था वो काम आएगा इसमें।
सुबह भी टाइम देख के आया था, वही आदमी है, अभी भी टाइम देख के आया है। सुबह भी देख, एकदम से देखा कि कहाँ क्लास के टाइम उसी में है, सब यूजलेस। एनीवेज, आइए थोड़ा सा सवाल बड़ा हो गया, चलें इसको समझते हैं, एक एक करके इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात समझो इसने क्या किया है। इसने कहा है कि एक मेटल स्फीयर, इसका रेडियस r है, बेसिक डाटा है, रेडियस v r, स्पेसिफिक हीट s, रोटेट कर रहा है किसी स्पीड से जिसका नाम है n रोटेशन पर सेकेंड। n रोटेशन पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कोई 2 चक्कर लगाता, कोई 3 लगाता, ये कितना लगा रहा है n चक्कर, एक सेकेंड में n चक्कर। अच्छा, अब ज़रा समझना, इसमें से रोटेशन पर सेकेंड मतलब क्या गिवन है, ओमेगा गिवन है। सुनना, इसने ओमेगा दिया है, ओमेगा को ही बोलते हैं रेडियन पर सेकेंड या फिर रोटेशन पर सेकेंड, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे इसको लिखना है 2 पाई इंटू n। हाँ सुनो तो सही, ये हमारे को, ये अगर रेडियन पर सेकेंड है तो ऐसे हुआ। अब इसका लैंग्वेज समझो, पूरी बात समझो। इसने कहा है कि हमारे पास n रोटेशन पर सेकेंड है, n रोटेशन पर सेकेंड। अब सुनना, एक एक करके बात आगे बढ़ाता हूँ। सपोज करो इसको यहाँ पे रोटेट करना है, रोटेट करेगा तभी एनर्जी लेके आएगा। जब वो रोटेट करेगा तब उसके पास एनर्जी जो आएगी वो आएगी हाफ mv² आती चलने से, ये आएगी हाफ m नहीं i और v नहीं ओमेगा और इसका स्क्वायर। सही है, ओमेगा और इतना ही है। अब जरा समझना, ओमेगा लिखने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि इसने क्या दिया हुआ है n, इसने n दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक तो हाफ, नो समस्या, i की वैल्यू क्वेश्चन से पूछना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा है कि आपका जो घूम रहा है वो एक सॉलिड स्फीयर है ना, मेटल स्फीयर है। मेटल स्फीयर के बारे में मतलब पक्का ये सॉलिड स्फीयर होगा। सॉलिड स्फीयर का आई आपको पता होना चाहिए mr²। सॉलिड स्फीयर का आई याद होना चाहिए। अगर आई अपने को सॉलिड स्फीयर की बात करी जाए
तो 2/5 mr² होता है। बस आई की जगह पे रखो 2/5 मास mr²। ओमेगा तुम रख नहीं पाओगे, तुमको क्या रखना पड़ेगा 2πn, और n इसने कहा n ही है, तो आप रखो ओमेगा नहीं, आप रखो 2πn और इसका स्क्वायर। ये क्या है, ये इतना बड़ा, ये क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक ड्रिलिंग मशीन जो घूम रहा था ना, वो इतना बड़ा एनर्जी लेके आ रहा है। ये तुम्हारे पास है रोटेशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो, ये हाफ तो लगाना ही पड़ेगा, ये आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ये होती है। और ओमेगा के जगह पे तुम रखोगे 2πn। अब चलो इतना तो हो गया। अब लड़ाई इस बात की है, ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि चलो इतनी एनर्जी तो है, लेकिन 50% लॉस भी हो गया। तो जो लॉस हो गया वो तो गया, तो हमारे हिस्से कितना आएगा, हमारे हिस्से इसका भी आधा आएगा। सोचो, तो हमारे हिस्से लॉस होने के बाद इतनी एनर्जी हमारे हिस्से है यूज वाली। और सुनना, अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि 50% ऑफ इट्स एनर्जी इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, फाइंड राइज इन टेम्परेचर। मात्र 50% यूज हो रहा है, तो इसके कारण टेम्परेचर कितना राइज होगा। तो ये तो एनर्जी है, इसको किसके बराबर करोगे, ms डेल्टा t के, तब जाके जो है बात यहाँ पे बनेगी। लेकिन अभी बात पूरी हुई नहीं, अभी बात पूरी हुई नहीं। फिर से बोलता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स मूड से सोचो क्या हो रहा है। कह रहा है, सवाल फिर से कहता हूँ सुनना, एक मेटल स्फीयर, रेडियस r, मिलाते रहना, स्पेसिफिक हीट s, कोई प्रॉब्लम नहीं, रोटेटेड अबाउट एक्सिस, कैसे, इन रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। उसके बाद कह रहा है कि अचानक से रुका, ठीक है, रुका, और 50% ऑफ इट्स एनर्जी इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो मेरे पास एनर्जी है उसका 50% एनर्जी यूज हो रहा है टेम्परेचर चेंज करने में। तो मेरे पास एनर्जी कितनी थी, मेरे पास एनर्जी इतनी थी, इसका 50% मतलब इतना यूज हो रहा है टेम्परेचर चेंज करने में। तो अब इसको तुम किसके बराबर करोगे, ms डेल्टा t के। अब करके बताओ फटाफट कि आंसर की वैल्यू क्या रही। हाँ, ऐसे ही कुछ मोटा सा। अब ये जो वैल्यू है, दिस विल बी इक्वल्स टू ms डेल्टा t, दिस विल बी इक्वल्स टू ms डेल्टा t, दिस विल बी इक्वल्स टू ms डेल्टा t। और हमसे अब पूछ रहा है कि भाई इतना बताओ कि कितना हमारे टेम्परेचर का यहाँ पे चेंज हुआ है, कितना टेम्परेचर का चेंज हुआ है। लिख दूँ क्या एक बार शॉर्ट में, मिटाऊँ क्या इसको मिटाऊँ, ठीक नहीं है। सुनो मेरी बात, वापस देखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देखो, देखो क्या हो रहा है, तरीके से समझ लो। जब बॉडी घूमेगी तो घूमने के लिए क्या उसके पास रोटेशन होता है, रोटेशन जो होता है, फिर से कर रहा हूँ दूसरा मौका, देखिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशन की एनर्जी है। इसको और हम प्रिसाइज लिख सकते हैं, हाफ आई की वैल्यू मैंने कहा इसका कोई इफ बट नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए, 2/5 मास r स्क्वायर। r क्या है, जो बॉडी घूम रही है उसका रेडियस, और m उसका मास है। अच्छा, ओमेगा आपको रिलेशन पता होना चाहिए, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में देखो देखा है n रोटेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितनी बार, n बार, तो n इज द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे 2πn लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर, ये कौन सी एनर्जी है, रोटेशन की। अब क्वेश्चन ने कहा कि ये रोटेशन की एनर्जी तो है, लेकिन मैं इतनी एनर्जी यूज ही नहीं कर रहा, मैं तो इसका आधा यूज़ कर रहा हूँ। चलो हमने भी इसका आधा कर दिया, और ये एनर्जी टेम्परेचर चेंज करेगी, तो ये एनर्जी है, मतलब ये किसका काम कर रहा है, आज ये कर रहा है Q का काम, सोचो। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ms डेल्टा t के। क्या तुम यहाँ से डेल्टा t नहीं निकाल लोगे, ms नीचे ले जाना, काट पीट देना, कहानी खत्म। सही है क्या, अब आगे बढ़ सकता हूँ, चलो चलिए। तो आंसर आ जाएगा इसका
2/5 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एस। फिर से बोल रहा हूँ 2/5 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एस। अब बाकी मान लो वो तो चलो ऐसा सवाल है, डाटा वाटा रखता तो आ जाता है एक सुंदर सा नंबर। चलिए अब क्या करिए, चलिए सवाल बहुत खेल लिया, थोड़ा सा तुम्हारा मन को सुकून देने के लिए एक बच्चों वाला सवाल दूंगा। बच्चों वाले सवाल देने से पहले इसको मिटाता हूँ, एक सिचुएशन तुम्हारे मन में डालता हूँ। मान लीजिए आप फ्रिज से आइस निकाल के उसको बॉयल करना चाहते हो। बिल्कुल आप बेरोज़गार बैठे हैं, काम धाम नहीं है, बैठे बैठे क्या करें, फ्रिज से आइस निकाल के उसको बॉयल करना चाहते हैं। अब कोई आदमी फ्रिज से आइस निकाल के डायरेक्ट बॉयल करे तो समझो महापागल है वो। जब बॉयल ही करना था तो पानी बॉयल करते लेते, आइस निकाल के बॉयल करने का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है, चलिए फिर करते हैं। मान लीजिए आपके पास फ्रिज में आइस है, सपोज -10 डिग्री सेल्सियस पे। होता है फ्रिज में -10 टेम्परेचर भाई, रहता है ना, फ्रीजर लिखा हुआ रहता है। तो आइसक्रीम खरीदते हो तो लिखा रहता है कि आप उसको 0 पे रखोगे तो आइसक्रीम तो गड़बड़ हो जाए। -10 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे पास आइस है। अब उस आइस को तुम ले आओ रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ले आओ भाई, रूम टेम्परेचर पे ले आओ। एक तरीके से इस बेचारे को आग के पास ला रहे हो, पहले से माइनस में था और तुम उसको रूम टेम्परेचर पे ला रहे हो, तो उसको आग के पास ला रहे हो एक तरीके से। अब देखो क्या होगा, अब ये डायरेक्ट तो रूम टेम्परेचर पे आएगा नहीं, तुम आइस को लाओगे, आइस पहले गर्म होगा, गर्म होते होते वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, लेकिन रहेगा तो आइस ही रहेगा, आइस ही। ये बात ऐसे समझ में नहीं आती है, लेकिन तुम देखो, अगर जहाँ तुमको दिक्कत लगे वहाँ तुम मेरे से बोलना। पहले मेरे पास आइस होगा 0 डिग्री पे, 0 डिग्री के बाद नहीं, पहले तो हमने चलो माइनस में ले लिया, तो पहले माइनस में है, माइनस से उसको गर्म करके वो कहाँ आएगा 0 पे, लेकिन रहेगा आइस ही। अब इस पर वो पिघलना शुरू करेगा भाई। अब 0 डिग्री इतना बढ़िया टेम्परेचर होता है कि उस 0 डिग्री पे आइस पिघलने भी लगता है और थोड़ा पानी भी रहता है, थोड़ा आइस भी रहता है। मतलब एक समय आएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे पास पानी भी रहेगा। अब पानी आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब तुम पानी को गर्म करो तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही गर्म करोगे तो पानी गर्म होते होते कहाँ पहुँचेगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी मान लो पहुंचा, 0 डिग्री सेल्सियस पे था, 100 डिग्री पे पहुंचा। ये सब फालतू बात है, समझ में इसमें से उतना आता भी नहीं है, तो क्यों ना हम ऐसे समझ लें, क्यों ना इसको ऐसे समझ लें। अब फोटो बनाता हूँ, 1 2 3 4, और आपको पता है मैंने कहा था 5 लाइन सेगमेंट चलता है सारा काम। इसे ऊपर में मैं टेम्परेचर रखना चाहता हूँ, नीचे में मैं हीट रखना चाहता हूँ। मैं लगातार टाइम के साथ हीट दे रहा हूँ, समय बढ़ेगा हीट की सप्लाई बढ़ती जा रही है। तो माना कोई आदमी कहे कि भाई नीचे टाइम भी रख रहा हूँ, तो टेंशन की बात नहीं। तो अलग अलग सिचुएशन है, ऐसे अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग सिचुएशन। अब देखो, अब देखना, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ बताना। ये तुमने यहाँ पे आइस रखा है और उसको तुमने रखा है -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब आइस को गर्म किया जा रहा है, वो पहुँचेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको तुम बोलते हो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये रीजन किसका है, ये रीजन आइस का है। आइस गर्म हो रहा है, गर्म हुआ ना, -10 से 0 गया, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, अब ये रीजन यहाँ पे आया है और ये देखो यहाँ पे आराम से ऐसे जो ऐसे करके जो देख रहे हो ना। अब फिर जब इसको नोट करने के लिए बोलूँगा तब फिर 4 दिन में नोट करना, ये नहीं कि साथ साथ नोट करे, बिल्कुल एकदम हाथ पे हाथ रख के जो स्टाइल मार रही है। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बताना ये कौन है, ये आइस है। देखो मैं आई से आइस लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, आई से आइस, आई से आइस। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बहुत बढ़िया।
अब मैं क्या करूँगा इस रीजन में, अच्छा पहले ऊपर देखते हुए ना, दो चीज़ चलाना, दिमाग कलम दोनों। अब तुम यहाँ पे हो, ये लाइन सीधी होने का मतलब क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ से यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट। अब मैंने कहा हुआ है जो हीट सप्लाई होती है उस हीट सप्लाई का मात्र दो काम होता है, लेकिन वो एक साथ दो काम हो ही नहीं सकता। वो या तो फेज चेंज करेगा या फिर टेम्परेचर चेंज करेगा। यानी कि यहाँ लाइन सीधी है मतलब फेज चेंज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आइस कन्वर्ट हो रहा है किससे, वाटर में। तो इस पॉइंट पे पूरा का पूरा पानी होगा, मानते हो क्या? तो यहाँ से यहाँ आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे अब जो जाओगे ऊपर तो यहाँ पूरा का पूरा वाटर है। अब वाटर गर्म हो रहा है, वाटर गर्म होके ज़्यादा से ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिसको तुम कहते हो बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई यहाँ वाटर है और इस पूरे रीजन में वाटर है, इस पूरे रीजन में आइस था, ये आइस प्लस वाटर, पूरा वाटर। अब यहाँ पे तुम पहुँचे हो, यहाँ पे क्या पहुँचेगा, वाटर। लेकिन तुम तब भी नहीं माने, यू आर कंटिन्यूसली सप्लाइंग द हीट। तो वाटर गर्म होगा तो स्टीम बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि वाटर यहाँ से गर्म होके वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है। यानी कि इस रीजन में पूरा का पूरा वेपर रहेगा, पूरा का पूरा वेपर रहेगा। अब यहाँ पे ये जो वेपर है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी इधर डील करेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ये कब पूरा का पूरा स्टेप इस तरीके से बना। समय की बात करें, मान लो घड़ी में T1 बज रहा था तो ये हाल है, T2 बजा तो ये हाल है, T3 का ये हाल है, T4 का ये हाल है। ये पूरी कहानी है। अब ज़रा सोचो ये कितने फेज़ में बात हो गई, कितने फेज़ में बात हो गई। ये कुछ हीट की रिक्वायरमेंट इस काम में, Q2 में, फिर Q3 में, फिर Q4 में। आगे अगर वेपर की बात करेंगे तो Q5 में। तो मेरे से कोई पूछे कि भाई मान के चल कि -10 डिग्री सेल्सियस पे सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस है दैट यू वांट टू कन्वर्ट इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, देन यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग दिस ग्राफ। क्या बोलती तू? नोट करो। कर लिया? कर लिया? चलो एक सवाल इसी पे करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ग्राफ यहाँ रहने दूंगा, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, आप करिएगा। टाइम पास पर जाती। बोलूं? देखो एक सवाल है। 1 ग्राम आइस, 1 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए यही -20, 1 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। Find the amount of heat required. Find the amount of heat required. सॉल्व करने से पहले सुनना मेरी बात क्या कह। देखो ये बहुत तूफान नहीं है, सबसे हो जाता है, लेकिन मेरी बात सुनना क्या कह। तुम जब भी ये सवाल करना ग्राफ बना के करना। आईआईटी के अंदर तुम देखना 2 साल में बैक टू बैक सिर्फ ये ग्राफ पूछा। ग्राफ कभी नीचे शुरू कर दिया, कभी यहाँ से शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से हमने शुरू किया -10, यहाँ पे था। अब पैटर्न समझो, यहाँ लाइन सेगमेंट बना, सीढ़ी नहीं क्या, सी डी बिल्कुल सेगमेंट चल रहा है। सीढ़ी 5 बार बनाना, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाओगे, ऐसे याद हो गया तुम्हारा। अब हम यहाँ पे पहुँचते हैं वेपर। ये कौन सा टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितने स्टेप में पहुँचोगे, 4, 4 बार हीट निकालोगे। जरूर से ज़्यादा होशियार बनोगे ना तो गया काम से। एक भी स्टेप गया तो कहानी ख़त्म है। इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब करो, क्या ढूंढ रही हो? अरे गिर जाएगी ऐसे। हाँ एरिया क्या खा के आई हो? एरिया निकाल रहे हैं।
इसीलिए वो धक्का दे रही थी तुमको। चलें अच्छे से करें। पूरा कैलकुलेशन करो, गुना करो, कैलोरी में लेना ऑफ कोर्स। जब कुछ ना बोले मतलब कैलोरी है, तुमको बताया था कॉपी में। करिए। सही है, चलिए। बिल्कुल 740 के आसपास। हाँ एक एक करके मैच करते आओ। हाँ लो ना भाई, आसपास बोला मैंने। आइए समझते हैं इस बात को। Q1 मतलब दिस वन, Q1 दिस वन, MS डेल्टा T। बताओ ये कहानी किसकी है? आइस की। तो S किसका लोगे? आइस का। मास कितना है भैया? 10 ग्राम या 1 ग्राम? 1 ग्राम। मास हमारे पास 1 ग्राम है। S आइस का कितना होता है? 1/2 होता है, 0.5। ये याद रखने का अपने को। लिख लो एक बार, लिख लो। क्वेश्चन में देना चाहिए, नहीं दिया है कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। 0.5 होता है। आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5। ऐसे किताब बहुत तेज है, लिखेगा 0.53, वो पागलपन है। लेकिन अगर दे दिया तो रखना पड़ेगा। आप जब करना तो 0.5। वाटर का कितना लोगे? 1। स्टीम का कितना लोगे? स्टीम का उतना ही जितना आइस का। आओ करते हैं। इस आइस का मैंने रखा 0.5। डेल्टा टी कितना रखूं? डेल्टा टी कितना रखूं? अरे -2। हाँ तो 20 का अंतर है, 20 का अंतर है। ये रहा 20 का। ये कितना हो गया? 10। 10 है ये, समझो। अब आ जाओ Q2 पे। Q2 में किसकी बारी? फेज चेंज की। तो भैया Q2 मतलब ml, L नहीं, LF। M कितना? 1 ग्राम। 1 ग्राम था, इतना कम वजन दिया है मैंने, 1 ग्राम। चलो ठीक है, अब वो अपने सहूलियत के हिसाब से गुना ही नहीं करना। 1 ग्राम। LF कितना? 80। ये आ गया 80, ध्यान रखिएगा, लिखते चलिए सबको। अब बारी Q3 की। MS डेल्टा T। Q3 MS डेल्टा T। देखो इस फेज में कौन है? वाटर। तो S किसका? वाटर का। M1 S वाटर का 1। यहाँ पे 4200 क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि वी आर टॉकिंग इन कैलोरी। डेल्टा टी कितना रखूँ? 100, बिकॉज वी आर हेयर। ये है 0, मैं गर्म करके जा रहा हूँ 100 तक। डेल्टा टी इज 100, ये आ गया 100। अब लड़ाई लास्ट है। अब लास्ट लड़ाई जो यहाँ करेंगे, और ये है Q4 की लड़ाई। Q4 मतलब अगेन देयर इज अ चेंज इन फेज। फेज चेंज मतलब ml। तो Q4 बराबर ml, L नहीं LV। LV है ना? अच्छा, मास 1, LV कितना? 540। अब सब जोड़ दीजिए। तो 540 यहाँ से 80 20 100 और ये और वो 740। क्या 200 और 540 है 740। तुम्हारा कितना था? 740। इजी था ये। तो मान लो थोड़ी बदमाशी और होती, मैं कहता कि भैया अब इस वेपर को भी गर्म कर रहा हूँ और 120 पे लेके जा रहा हूँ। ज़बरदस्ती का सवाल अगर बनाते तो यहाँ पे वेपर का स्पेसिफिक हीट तुम डालते, 0.5 से काम चल जाता। आगे बढ़ूँ? नहीं आ रहा तुम पागल हो। ये इसमें क्या दिक्कत है मुझे समझा मेरे को। कहाँ 10 है? Q1 10 है।
-20 से जा रहे हैं ना प्रभु। कहाँ? अच्छा ये, हाँ ये 10 है, तो ये 10 तो पहले भी लिखाया था मैंने भाई। तो 80, हाँ तो 730 है, तो क्या दिक्कत है? तो तुमने कहा कि 740 आया, हूँ कर दिया था। अरे यार जब बोला है 10 तो लिखते समय बोला था ना 10, बाद में जोड़ दिया ऐसे। अरे आगे बढ़ूँ, तुम समझ रहे ऐसे सवाल होंगे कर लोगे। और तुमको बताऊँ इसको करना कोई बहादुरी नहीं है, सब कर लेता है इसको, सब करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं हुआ तो टेंशन है, तो इसको आप कर लें ऐसे सवाल को। एक होमवर्क में देके छोड़ दूँ क्या? कर लीजिएगा, नहीं हो तो खुद को गाली देना है। लिखिए, मान लीजिए 8 ग्राम आइस है, 8 ग्राम आइस, नहीं होगा तो पूछ लेना, मान लो भाई किसी को कष्ट होता है। 8 ग्राम आइस है और इनिशियल टेम्परेचर है -15 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस। आप उसको गर्म कर रहे हैं और आपको उसको 100 डिग्री स्टीम में बनाना है, उसको 100 डिग्री स्टीम में बनाना है। तो आपको कितना हीट चाहिए ये पूछा हुआ है, कितना हीट चाहिए ये पूछा हुआ है। इसका आंसर लगभग 5800 आएगा, जो मैंने अभी बोला है उसका लगभग 5800। तो आप कैलकुलेट करके इसको ले आए, दिक्कत होगा तो बोल दीजिए। चलिए थोड़ा सा, अब ये तो था इसी मनोरंजन वाला सवाल, अब थोड़ा सा पीक पे जाने वाले हैं। जैसे आज की क्लास और जो हम एक क्लास इसमें और लगेगी, उसमें कैलोरीमेट्री का पीक आएगा बिल्कुल, जिसमें कि लॉ ऑफ मिक्सिंग होता है, नाम सुना होगा लॉ ऑफ मिक्सिंग। इसको मिलाओ इसको मिलाओ, अंत की कहानी क्या होगी, 3-4 मिला दो, अंत में कहानी क्या होगी। जैसे एससी वर्मा खोलोगे शुरुआत का 2-3 सवाल ऐसा है कि दिमाग की बत्ती जला दे। ठीक है, खोलते के साथ 3 तरह का मटेरियल दे दिया और इस तरीके से, तबीयत ख़राब है क्या तुम्हारी? 3 तरह का मटेरियल दे रखा है, उसको मिक्स किया गया है। अब अगला जो टारगेट है वो मिक्सिंग पे है, तो मिक्सिंग वाला सवाल सिर्फ और सिर्फ थॉट से बनता है। मिक्सिंग वाले सवाल है, मिक्सिंग वाले सवाल समझो, एक ठंडा और एक गर्म सामान को साथ साथ रख दे तो क्या होगा? एक हीट लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो एक समय आएगा जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा, चलो अभी मिटाते मिटाते बात कर रहा हूँ कि क्या एक समय आएगा कि दोनों का टेम्परेचर T हो जाए? आएगा बिल्कुल। अब सुनो, मेरे पास ज़्यादा था और इसके पास कम था, मेरे पास ज़्यादा था इसके पास कम था, अंत में दोनों का T हो गया। तो मैंने कम करके T प्राप्त किया है, इसने गेन करके T प्राप्त किया है। सोच के देख, मेरे पास ज़्यादा था उसके पास कम था, और उसके पास से जैसे बिल्कुल ऐसे, मेरे पास 100 रुपये, सामने वाले के पास 70 रुपये, और बीच में एक सामंजस्य बैठा कि भाई चलो बराबर बराबर करते हैं, अंत का इतना है, तो मेरा नुकसान उसका फ़ायदा। जब 100 और 70 मिलके अगर बराबर बराबर बांटोगे तो भाई नुकसान हो गया कि नहीं? 100 या 50 मान लो तो 150, तो 75, चलो 50 मान के सोचो, ये कितने हो गए? 150। अब बोलोगे कि भाई देख एक समय आया कि दोनों का बराबर होना चाहिए, इसका मतलब मेरे पास भी 75 और तेरे पास भी 75, तो इसके तो मज़े हैं, इसके तो मज़े हैं, ये तो बड़ा मुश्किल अच्छी बात है। 50 लेके आए 75 पाए, अपना तो घाटा है। 100 लेके आए 75 पाए, मतलब मेरा तो घट के 75 हुआ है और इसका बढ़ के 75 हुआ है। समझ में आ रही बात? अब सोचो तीसरा मिला दें तो, तीसरा भी तो मिला सकते हैं। अच्छा, अब ये सब तो होता रहता है, लेकिन तुम समझो कि सवाल कैसे इस तरीके से किए जाएंगे। तो हेडिंग डालो लॉ ऑफ मिक्सिंग, लॉ ऑफ मिक्सिंग, लॉ ऑफ मिक्सिंग। अब लिखो एक बॉडी जितनी हीट लेगी, एक बॉडी जितनी हीट लेगी दूसरी बॉडी उतनी ही हीट देगी।
उतनी ही हीट देगी। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं हीट लॉस बाय बॉडी 1 इक्वल्स टू हीट गेन बाय बॉडी 2, व्हाट एवर सूट्स यू, यू कैन राइट। एक बॉडी जितना हीट लेगी दूसरी बॉडी उतनी ही हीट देगी, यही तो लॉ है। अब विशेष लॉ क्या है? तो नेचर है भाई, नेचर है। तुम जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, तुम जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। अब जरा देखो, इसको सवाल के फॉर्म में करते हैं। लिखो तो एक क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वजन है 2 kg। बात आराम से समझेंगे। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वजन है 2 kg, इसका नाम है A। दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका नाम B, और B का वजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 kg दे रखा है। B का वजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 kg दे रखा है। आज बहुत स्मूथ चलूँगा क्योंकि इसमें पीक आ जाता बहुत शानदार। कल का मतलब जो आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे है ना, तो थर्सडे के बाद आता है हमारा जुम्मा। तो जुम्मे के दिन जब पढ़ेंगे तो इसका समापन भी होगा और ये थोड़ा जटिल की तरफ जाएंगे। तो अभी चलिए बेसिक चलते हैं। 2 बॉडी है। अब सोचो मैं हीट वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? ms डेल्टा टी की m लिख दिया। अब क्या चाहिए? s, स्पेसिफिक हीट दोनों बॉडी का। तो एक का स्पेसिफिक हीट SA से लिखूंगा, दूसरे के स्पेसिफिक हीट को SB से लिखूंगा। इसको या तो कैलोरी में लूँगा या फिर जूल में लूँगा। कैलोरी में लूँगा तो ग्राम के साथ बात होगी, जूल में लूँगा तो SI यूनिट के साथ बात होगी। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन बात कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन में कैलोरी में दे रखा है 2 कैलोरी एक के केस में और 4 कैलोरी एक के केस में। मान लो ये दिया है 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और ये दिया है 4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। दे सकते हैं। स्पेसिफिक हीट मिल गया। सोचो क्यूब में हमको चाहिए ms डेल्टा टी, m मिल गया, s मिल गया, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। उनमें से कोई एक दे सकते हैं? तो अरे कुछ तो पूछने के लिए रखेगा ना वो। तो मान लो तुमको टी इनिशियल दोनों का दिया हुआ है। एक का टी इनिशियल 80 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का टी इनिशियल लिख लो 30 डिग्री सेल्सियस। दूसरे का टी इनिशियल लिख लो 30 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके का एक सिचुएशन तुम्हारे पास बन के तैयार है। अब एक सिचुएशन बन के तैयार है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर टचिंग। आफ्टर टचिंग दोनों को टच कराया तो फाइनल टेम्परेचर कितना आया? दोनों को टच कराया तो फाइनल टेम्परेचर कितना आया? दोनों को टच कराया तो फाइनल टेम्परेचर कितना आया, ये सोचना है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जेठालाल स्पेशल। दिवाली आ गई क्या? रात को भी पटाखे जलाए थे लोग। RCB जीत गई तो बड़े, तो उसके लिए पटाखे जला रहे थे। क्या मैं कुछ बोलूं या हो जाएगा? हैं 55? हाँ बिल्कुल 55 आएगा, 55 आएगा। एक बॉडी जितना हीट गेन करेगी दूसरी बॉडी उतना ही हीट लूज करेगी। तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले अब देखो पहले तो तुमको बेसिक से लेके चलता हूँ, फिर इसकी एक शानदार टेक्निक है, लिखते आंसर आएगा, लेकिन अभी हम उस पर डायरेक्ट नहीं जाना चाह रहे। अब पहले देखो पहले बेसिक क्या है, हो क्या रहा होगा सही मायने में? सही मायने में ये हो रहा होगा कि एक समय आएगा, ये तो शुरुआत की कंडीशन है, एक समय आएगा कि ये जो 2 kg वाली बॉडी है इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? T किसी टाइम बाद। और ये पड़ोस में कौन है? 1 kg। इस 1 kg का भी टेम्परेचर हो जाएगा T किसी टाइम बाद, तो ऐसा ही होगा। अब जरा सोचो, बेचारे के पास पहले कितना था? 80। पहले इसके पास 80 था और T हो गया, घाटा होके हुआ होगा, इसका नुकसान हुआ होगा। तो बताओ अब देखो थोड़ा सा सोच के बताओ, बाद में सोचना ही नहीं पड़ेगा, अभी थोड़ा सोचो। 80 से T होना तो ज़्यादा कौन रहा होगा? 80। अरे यही देखो मुंह ऐसे बनाने लगते, देखो 80 से T
इसके पास, दोनों को देखो, इसके पास ज़्यादा था। अभी हमने देखा था ना, अरे एक के पास 100, एक के पास 50, दोनों को मिल गए तो इसके पास भी 75, इसके पास भी 75। तो इसके पास 75 जो हुआ है वो घट के हुआ है। यही 75 का नाम तो मैंने टी दे रहा हूँ यार, सोच। तो अब की बार ये जो टी है और ये है, अब देखो, अब देखो, ये देखो, वापस सोचो, मेरी बात सुनो। मेरे पास क्या कहानी है, इसके पास 80 है, इसके पास ये है, तो 100 से घट के 75। तो अब बताओ, देख के वहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया। अब वहाँ पे टी ज़्यादा या 80 ज़्यादा? पक्का? पक्का ना? अच्छा, अब यहाँ पे मेरा 80 ज़्यादा होगा ऐसे, ठीक है, तुमने ऐसा कह दिया। अब बताओ यहाँ की कहानी बताओ, टी ज़्यादा या 30 ज़्यादा? टी ज़्यादा, टी ज़्यादा। अब देखना, 80 वाले के पास ज़्यादा था, मतलब इसने क्या किया होगा, लूज़ किया होगा, और सामने वाले ने गेन किया होगा। लेकिन मन में मेरे एक विचार चल रहा है, थोड़े से मैच्योरिटी के साथ जब सोचेंगे तो हमको इस बात से मतलब ही नहीं है कि तुमने लूज़ किया, तुमने गेन किया, मर्जी तुम्हारी, किसी ने लूज़ किसी ने गेन, हमको क्या मतलब है, हम तो डायरेक्ट आंसर निकालेंगे वो थोड़ी देर के बाद। अभी देखो पूरी बात, अब ये ऐसी कहानी है, डेल्टा टी निकाल सकते हैं, हमको डेल्टा टी चाहिए, तो मान लो यहाँ डेल्टा टी निकाला, तो डेल्टा टी यहाँ से कितना आएगा, मन में तुमको एक विचार होना चाहिए कि यहाँ पे डेल्टा टी निकालूंगा तो डेल्टा टी मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, तो 80 माइनस टी कर दोगे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या करोगे, टी माइनस 30, टी माइनस 30, टी माइनस 30। अब देखना, अब देखना, ये डेल्टा टी तो मान लो तुमने किया 80 माइनस टी, मान लो तुमने ऐसा किया। अभी मैं लिख रहा हूँ, सुनते रहो बस, ऐसे करना नहीं है, ये तो बच्चे करते हैं ऐसा, इतनी खोपड़ी लगाते हैं, सर दर्द करता है, बच्चे करते हैं। हम डायरेक्ट करने वाले हैं इसको, डायरेक्ट मेथड अभी बताऊँगा। फिलहाल तो डेल्टा टी बराबर 80 माइनस टी। दूसरे वाले का कितनी कहानी थी, उसके पास 30 था पहले, तो वो क्या करेगा भाई, हाँ, अब उसका देखो, उसकी कहानी क्या हो जाएगी, टी माइनस 30, ये उसके लिए डेल्टा टी है। अब मैं लगाऊंगा कि भाई इसका और इसका हीट जो है इक्वल है, इसका काम क्या करना है, ये करेगा लूज और ये करेगा गेन। तो भाई यहाँ पे एम एस डेल्टा टी, तो इसका एम कितना, 2 kg, 2 kg को 2000 ग्राम लिख देता हूँ। एस इसका दे रखा है 2, डेल्टा टी में लिख रहा हूँ 80 माइनस टी बराबर, यहाँ पे लिखूँगा एम कितना 1, एस दे रखा है इसका 4, और डेल्टा टी लिख रहा हूँ टी माइनस 30, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस। लिख सकते हैं ना, यहाँ से सॉल्व करो, टी की वैल्यू आ जाएगी, यही टी इसने पूछा था, कितना आ गया 55, कहानी ख़त्म। ये थोड़ा सा तुमको लग रहा है ना कि हल्का ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने वाला है ये, हाँ, तो चुपचाप रहना। पहले तुमको लग रहा है कि ये थोड़ा सा पकाऊ है, इसको और आसान किया जा सकता है। इसके लिए दूसरे सवाल पे चलो, इसके लिए दूसरे सवाल पे चलो, दूसरे सवाल पे चलो। लिखो, लिखो बकेट 1 contains 2 kg water, bucket 1 contains 2 kg water at 40 degrees Celsius, and bucket 2 contains 1 kg water at 90 degrees Celsius. Now find the final temperature of mixture. Now find the final temperature of mixture. Final temperature of mixture. अब इसको करना नहीं है, मैं तुम्हारे मन में एक विचार डालना चाहता हूँ। जैसे लड़की चहक रही है, फाइनल माइनस इनिशियल, टिंग डोंग डिंग डोंग। सबसे आसान तरीका भी है, इतना भी नहीं सोचना कौन फाइनल कौन ऐसे कुछ नहीं, सीधा सीधा सोचो, सीधा सीधा सोचो। 2 जने हैं,
उनके बीच बात चल रही है, दो जने हैं, एक ने दिया एक ने लिया, एक का प्लस दूसरे का उतना ही माइनस, एक का प्लस 5 तो दूसरे का -5, दोनों को जोड़ो कितना हुआ? एक के पास +5 दूसरे के पास -5, दोनों को जोड़ो 0, तो लेना प्लस देना कितना? 0। इतना क्या सोच रहे हो? मैंने दिया तुमने लिया, हिसाब बराबर, ख़त्म। लेना प्लस देना 0, नो उधारी। यही होता है लॉ ऑफ मिक्सिंग। यहाँ पे लेना प्लस देना हमेशा 0 होता है। किसने दिया किसने लिया वो तो हमारे अंदर की बात है, बाहर से देखना जाए तो लेना प्लस देना, ठीक है चलो हम आपस में सेटल कर लेंगे, पुलिस को बाद में बुलाएंगे, पहले बैठते ना आपस में सेटल करना। आपस में जब सुलझाने का जो मैटर है वो है लॉ ऑफ मिक्सिंग। उस तरीके से सोच के देखो, बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसको मिलाना है तब जाके इसके ऊपर बात करनी है। तो लेना प्लस देना इक्वल्स टू 0। अब उसके अकॉर्डिंग इसको सोच के देखो, लिखो स्टेप 1 कंसीडर फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू T। कंसीडर फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू T। ठीक है, अब सोचना जो मैं लिख रहा हूँ, आंसर जब पूछूँ तब बोलना है, आंसर अगर आ गया तो बेटर ही है। डेल्टा T, ये अगर कोई लगाता है T फाइनल माइनस T इनिशियल, लगाएगा? ईमानदारी से बताओ, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ये डेल्टा T या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, मानते हो क्या? सोच, डेल्टा T पॉजिटिव कब होगा? जब T फाइनल ज़्यादा हो, मतलब फाइनल मेरे पास ज़्यादा आया, मतलब मैं तो फायदे में हूँ, यानी कि डेल्टा T पॉजिटिव होने का मतलब हमारा फ़ायदा चल रहा है, और डेल्टा T निगेटिव मतलब T इनिशियल ही ज़्यादा था, T फाइनल कम पड़ गया, मतलब कि यहाँ पे इसका नुकसान हुआ है, यहाँ पे नुकसान हुआ है। सोचो, सोच के देखो, टेम्परेचर के हिसाब से बात ऐसी है। अच्छा, ये तो बेसिक बात है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले अपने को लॉ ऑफ मिक्सिंग वाले सवाल में मान लेना है कि फाइनल टेम्परेचर हमारा T है, और हमेशा क्या लगाना है? T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग बात होगी। अब आओ इसकी बात करते हैं। इसने क्या कहा था, हमारे पास एक बाल्टी था जिसमें पानी कितना था? 2 kg था, और मेरे मन में एक विचार है कि भाई जो लेना प्लस देना जो भी है उसका सम हमेशा 0 होगा, किसी ने लिया होगा किसी ने दिया होगा। अब दोनों बाल्टी की बात कर रहे हैं, पहले बाल्टी की बात करो, मास कितना? 2000 है ना, S चूँकि पानी है 1, डेल्टा T मैं T फाइनल माइनस T इनिशियल लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब देखना मैं लगा रहा हूँ 2000, ये रहा 1। बताओ ईमानदारी से T फाइनल क्या मानना है अपने को? T। हमने मान लिया कि T फाइनल T है, हमेशा ही करेंगे। T माइनस T इनिशियल, उसका टेम्परेचर बताओ 40, ये T माइनस 40 है। इक्वल्स टू नहीं लगा रहा हूँ, बुद्धि लगाइए। इक्वल्स टू लगाता तो दिमाग लगाना पड़ता, किसने लिया किसने दिया, वो हम कर ही नहीं रहे। हम करें भाई हमारे आपस की बात है, लेना प्लस देना, अरे इसी में से कोई लिया कोई दिया होगा, तो इसका सम ऐसे प्लस। अगला लिखो M कितना अगले बाल्टी का? 1000 करो। S उसका भी 1। डेल्टा T बोलो। हाँ, अभी भी T फाइनल माइनस T इनिशियल लगाएंगे, और T फाइनल हमने T माना हुआ है, और इनिशियल कितना था? 90, T माइनस 90, और इसका सम क्या होगा? 0। अब बिना किसी झंझट के आंसर आएगा। किसने लिया किसने दिया की कोई टेंशन नहीं, किसने लिया किसने दिया इसकी कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा 0। अब सॉल्व करिए, क्या आ रहा है बताइए, अब सॉल्व करिए।
बताओ 170/3 आ रहा है? 170/3 आ रहा है ना? आंसर विल बी T = 170/3 1, ठीक है। ऐसे ऐसे का मतलब क्या होता है? आया का तो ऐसे ऐसे गर्दन हिलता है तब होता है। हमारे नवोदय विद्यालय में माइग्रेशन होता था आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश में छोटे भाई को तमड़ू बोलते हैं। तो जब हम सीनियर होने का तो मुझे एक ही साल मौका मिला, जब हम 10th में थे, 9th के बच्चे आते थे वहाँ से, और उसके बाद मैं निकल गया वहाँ से। और अन्ना बोलते हैं जो बड़ा होता है। तो जब तमड़ू आता था वहाँ से तो उससे पूछते थे कि मतलब क्या रे, कुछ खाया रे? उसको खाने का ऐसा तो भाषा ऐसी, तो वो बोलता था कि खाया रे। तो अब साला कन्फ्यूज़न है, हाँ कह रहा है ना कह रहा है, उसके गर्दन रोटेट होते थे वैसे। तो साउथ में आंध्र प्रदेश में, अब हम लोग खम्मम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, उससे माइग्रेशन होता था, तो वो हाँ कहते थे कि ना कहते थे, बड़ा कन्फ्यूजन रहता था। वो तीनों डायरेक्शन में ऐसे ऐसे। ये इससे पूछ रहा हूँ तो ये हाँ कह रही है ना कह रही है, पता नहीं चल रहा। आंध्रा में एक मिठाई ना अपने यहाँ पेड़ा, काफ़ी फेमस है। तुमको पता है पेड़ा को वहाँ क्या बोलते हैं? ये बात हमको अपने वहाँ के आंध्रियन लड़कों ने बताया, हमसे जो सीनियर वगैरह थे। ए रामू, बी मोहनलाल, ऐसे नाम होते हैं वहाँ पे। तो उसको पता क्या बोलते हैं? नहीं पता आपको? उसको बोलते हैं गोबर। गोबर बोलते हैं, गोबर। वहाँ की मिठाई है गोबर, मतलब पेड़ा जैसा ही होता है बिल्कुल, उसको गोबर बोलते हैं। वो यहाँ आके पता रहेगा ना उसको, पहले तो आएगा तो अरे गोबर खिला रहे हैं ऐसा। तो जब गोबर मांगेगा तो गोबर ही मिलेगा यहाँ। तो दुकान में वो क्या आते थे, तो बाहर घूमने जाते थे ना, तो दुकान में वो जब एक बार गए थे हम ऐसे घूमने के लिए, तो दुकान में देख के वो एक्साइटेड हो गए गोबर देख के, मतलब गोबर मतलब पेड़ा देख के, और उसको गोबर गोबर बोल रहे थे। तो जनरली मैं तो गोबर यूज़ करता हूँ किसी को नालायक कहने के लिए। अब उस गोबर को वो लोग पेड़ा, सही में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अभी मैं बोल नहीं सकता, तो उसको क्या, उसके वर्ड्स कुछ ऐसे हैं बड़े वैसे वाले। तो और सही में है। अच्छा तुम लोग सब जानते हो मतलब? हाँ सही में है, एंड दैट इज़ क्वाइट फेमस। आइए आइए बैठिए। आइए 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 बैठिए। टीचर थे RBS के शर्मा, आंध्रियन टीचर थे, बहुत ख़राब गाते थे, और पता नहीं लड़के उनको जानबूझ के बोलते थे सर गाना सुनाओ, तेलुगु पढ़ाते थे, तो वो गाते थे पेल्लारा हू। इतनी ख़राब आवाज़ के साथ कोई आदमी गाना गाए, तुम सोचो कितना मज़ा आता होगा। वो एक आया है ना, वो चाहत फ़तेह अली खान, पाकिस्तान का वो आदमी है। वो आदमी जब गाना, राहत फ़तेह अली खान तो सिंगर हैं, राहत फ़तेह अली खान का एक वो वर्जन होता है ना, एक ऐसा वाला। हाँ भाई साहब, वो आदमी, लेकिन उतना टैलेंट किसी में नहीं हो सकता है। एक तो होता है ख़राब गाना, जैसे मेरे से तुम बोलोगे बहुत ख़राब गा के दिखाओ, तो मैं अगर गाऊंगा तुम गेस कर लोगे, हो सकता है इसके बाद ये लाइन बोलेगा। वो आदमी कैसी लाइन कहाँ बोल देगा और किस तरीके से बोल देगा तुम एज्यूम ही नहीं कर पाओगे। और सही में अगर तुमको जीवन में कुछ दुख नहीं है, एंड इफ़ यू वांट सम पेन, या फिर तुम चाहते हो कि तुम गाली दो, तुम बहुत खुश हो, तो तुम ज़रूर उसको सुनो। वो आदमी ऐसा है, वो कैसे गाता है। और एक तो शादी नाम के टॉर्चर में उसको भी बुलवाते हैं कि आइए गाइए, और वो शादी में, लोगों की शादी में जाके गाता है। हिज नेम इज़ चाहत अली खान, पाकिस्तान में। मतलब गंदगी की एक सीमा होती है ना, वो उससे बहुत परे है भैया, और वो एक्सट्रीम लेवल का आदमी है, और वो इतना ख़राब कोई गा सकता है। बात गाने के सुर ताल की है ही नहीं, बात है इतना ख़राब लिरिक्स कहाँ से। वल्गर नहीं गाता वो, वल्गर नहीं गाता वो, गजब ही गाता है। मतलब तुमको वो दिमाग, तुमको पेट दिमाग एक साथ दर्द कराने की कैपेसिटी उसमें आ गई। किसी को ब्लड प्रेशर नहीं हो तो उसको सुनाओ, उसको हो जाएगा वो लाइव। चलिए आइए, अब मैं एक सिचुएशन देता हूँ। अभी 2 कंटेनर था, अभी 3 कंटेनर है, 3 को मिक्स करना चाहते हैं। तो ऐसा करो, लिखो कंसीडर 3 buckets ऑफ वाटर। पानी ही है, बेरोज़गार बैठे हैं, पानी पानी मिला रहे हैं, 2-3 बाल्टी है, और 3 बकेट है पानी का। वज़न लिखिएगा 3 kg, 4 kg और 2 kg। पानी का वज़न इस प्रकार है, एक बाल्टी में
3 kg पानी, एक बाल्टी में 4 kg पानी और एक बाल्टी में 1 kg पानी। अब kg में है भैया, kg में। इस तरीके से 3 बाल्टी है, तीनों में पानी इसने भर के बढ़िया रख लिया। अब पानी है तो स्पेसिफिक हीट बोलने की आवश्यकता नहीं, सबका सेम होगा। 2 kg बोला है, हाँ भाई डाटा मैच करना चाहिए। 3, 4 और 2 डाटा मैच कराओ ताकि आंसर में आसानी हो। 3, 4, 2 डन। अब सुनिएगा, पहले बाल्टी का टेम्परेचर 10, 8 और 5, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस और ये है भैया 5 डिग्री सेल्सियस। दीज आर द डिफरेंट टेम्परेचर। अब बस कहानी तुम समझ गए होगे, तीनों मिला के टाइम पास कर रहे हैं। कह रहा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, आराम से बताओ। अब सबसे तेज बताने की कोशिश करो। मिलाओ इसे तुम वापस मिलाओ। आगे तो बोले बिल्कुल 8 डिग्री सेल्सियस होगा। 8 अरे 3 लोग हैं, 3 बाल्टी पानी है, तीनों मिलाएगा, कोई लेगा कोई देगा, अपने को तो मतलब ही नहीं है। सबका सम कितना होगा 0, लेना प्लस देना सबका 0। अरे पहले का अच्छा फाइनल टेम्परेचर T है तो इसी में से घटा देना, इसी में से घटा देना। m कितना 3 kg, चलो 3000। अच्छा एक मिनट बता, सुन मेरी बात। अरे सुन 3 का 3000, 4 का 4000, 2 का 2000, अल्टीमेटली 0 होना है तो 3 का 3 ही छोड़ दूँ क्या? सोच तो, अरे नहीं क्या? हाँ एम एस डेल्टा टी और ये रहा 1, ऐसे 1 नहीं लिखता, फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिख देते हैं। डेल्टा टी बताओ जल्दी बोलो। t - 10 लिखूं क्या या 10 - t लिखूं? नहीं, t - 10 फाइनल माइनस इनिशियल। 10 - t बच्चे करते थे पहले सवाल में, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। t - 10 अगला बोलो। m कितना 4, s कितना 1, डेल्टा t कितना आसान है, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज फाइनल। t - 8 इक्वल्स टू m कितना 2, s कितना 1। अच्छा फाइनल कितना है इसका t - 5 बराबर कितना 0। अरे इतना तेज हो जाएगा काम। 52। अब पहले देखो ये पैटर्न है क्या, सही है क्या? नेट सम हमारा 0 होगा। अब जब इसको सॉल्व करिएगा देन यू विल गेट t = 8। ये तो t - 8 है, देन यू विल गेट t = 8। अब भाई जोड़ घटाओ तो आना चाहिए, जोड़ घटाओ, हाँ यस सही है क्या? अब तुमको जैसे इसको डाउट था कि 8 - t करेंगे, अब हम 8 - t या फिर t - 8 पे जोड़ नहीं लगाएंगे। हमारा टारगेट है अब कि भाई लेना प्लस देना बराबर 0। किसने लिया किसने दिया उससे हमको अब मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इक्वल्स टू लगा ही नहीं रहे ना इसका। दिस इक्वल एम एस डेल्टा टी एक तरफ दूसरी तरफ बराबर नहीं कर रहे, हम सब लेना प्लस देना बराबर कितना 0। किसी ने लिया किसी ने दिया। अच्छा
फाइनल हमको मानना है टी, और हमेशा यूज़ करना है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर वो चीज़ डेल्टा टी अगर पॉजिटिव आए तो टी फाइनल ज़्यादा था, डेल्टा टी निगेटिव आए तो टी फाइनल कम था। इतनी ही बात पे लगाते हैं। ये सवाल होता है अब 3 मिलाओ 33 मिलाओ, कर लोगे ना, ऐसे बनता है। ये है लॉ ऑफ मिक्सिंग पार्ट 1। अभी आगे चलेगा, अभी एक लेक्चर और है जिसमें हम काम करेंगे। उसमें अगला क्वेश्चन जब कराऊंगा उसमें स्पेसिफिक हीट बदल लेंगे। एस.सी. वर्मा का सवाल है, मैं डाटा बदल के कराऊंगा, तुमको उसका होमवर्क दूंगा। तो बस आज इतना ही, बाकी मज़े करो। कर दो तो उसको ज़रा बंद कर दीजिए।